इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ को देख सकते हो। फर्स्ट न्यूज, पेगासस स्पाईवेयर का जो डिस्कशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो भी पिटिशनर्स ने पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जुडिशरी के ऊपर अगर उन्होंने रिलाई किया है तो उनको हमारे सिस्टम में फेथ रखना चाहिए और उनके साथ जस्टिस होगा। इसके अलावा जो भी पिटिशनर्स हैं उनको पैरेलल जो डिबेट्स में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान जो हमारी एक लैंडलॉक कंट्री है ग्लोबल लेवल पर, वहां पर टेररिज्म की काफ़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही है जब से यूएस की जो सेना है और इसके अलावा नाटो एलीज की जो सेना है वहां से पीछे हट रही है। हालांकि उनका टारगेट है कि वो जल्दी वहां से कंप्लीटली विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो तालिबान है वो अपनी पावर को गेन करने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है और इसी के अपने एक्सटेंशन में उन्होंने मजार ए शरीफ जो अफगानिस्तान के नर्दर्न पार्ट में एक सिटी है उसके ऊपर भी अपने अधिकार करने की कोशिश स्टार्ट करती है। अब मजार ए शरीफ जो एरिया है वहां पर इंडिया का एक कंसल्टेट मौजूद है, तो वहां से अपने डिप्लोमेट्स को इंडिया ने इवैक्यूएट करने की कोशिश स्टार्ट करती है। ये जो मजार ए शरीफ है वो अफगानिस्तान के बिल्कुल नर्दर्न बॉर्डर जो उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान कंट्री के साथ में शेयर करता है वहां पर उस पार्ट में मौजूद है। इससे पहले भी अफगानिस्तान के बहुत सारे सिटीज को तालिबान ने अपने अंडर करने की कोशिश की है और इंडिया ने उन एरिया से अपने जो भी कंसल्टेट मौजूद थे उनको वहां से विड्रॉ करने की कोशिश की है। जैसे कंधार में जो हमारा कंसल्टेट था उसको पिछले महीने ही हमारे स्टाफ को वहां से छोड़ना पड़ा। इसके अलावा पिछले साल भी कोविड पेंडेमिक की वजह से हेरात और जलालाबाद में जो हमारे कंसल्टेट थे उनको भी हमें बंद करना पड़ा। उसका कारण तो देखो पेंडेमिक था, प्रेजेंट टाइम में टेररिज्म की वजह से हमें इन कंसल्टेट को बंद करना पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज, हमारे इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है बायोसाइंसेज कंपनी और कोल्हापुर के पास में महाराष्ट्र में एक कंपनी है। इसने कोशिश की है, इसने बोला है कि पहले फर्स्ट फेज के हमारे ट्रायल चल रहे हैं और उन फर्स्ट फेज के ट्रायल से आपको अगर कोविड के माइल्ड केस वाला या फिर किसी के मॉडरेट उसमें सिम्टम्स हैं कोविड के, तो उनको हम 72 से 90 आवर्स के अंदर अगर उनकी RT-PCR रिपोर्ट जो है पॉजिटिव हो जाती है और उनमें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो ऐसे पर्सन को 72 आवर्स से 90 आवर्स के बीच में हम RT-PCR नेगेटिव उनकी करवा देंगे। इस तरीके की डोज बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और इंडिया में पहली इस तरीके की जो माइल्ड कोविड को क्योर करने की ड्रग होगी। हालांकि अभी इसके में वर्क चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, लोकसभा में ओबीसी बिल को लेकर के डिबेट हुआ और जो ओबीसी बिल, देखो एक पावर थी ओबीसी स्टेट्स के पास में, एक पावर थी कि स्टेट जो हैं वो किसी भी कास्ट को ओबीसी में डाल सकते थे। ओबीसी लिस्ट मतलब ओबीसी लिस्ट बनाने का काम स्टेट के पास था। अब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज को जब बनाया गया तो उसके आधार पर सेंटर ने पावर अपने अंडर ले ली और इसी को लेकर के स्टेट्स ने विरोध किया। तो स्टेट्स के पास में पहले जो पावर थी अब उसको रिस्टोर कर दिया गया है। ओके, मतलब स्टेट को फिर से पावर दे दी गई है कि वो अपने यहाँ पर जो ओबीसी लिस्ट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे बीजेपी के एमपी, बीजेपी इस समय जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी एक मेजर पार्टी है और एनडीए गवर्नमेंट में बीजेपी के जो एमपी हैं उन्होंने बोला है कि किसी स्टेट से मांग की है कि कास्ट बेस्ड सेंसस भी होनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पहले भी एक स्टेटमेंट आया था, किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस की जगह पर अगर पॉवर्टी बेस्ड सेंसस करें तो हमारे जो कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के कुछ अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं और ये जो स्टेटमेंट है ना वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर एमपी और एमएलए के बीच में कोई केस है, उनके ऊपर कोई भी क्राइम केसेज हैं, तो जो स्टेट्स हैं वो हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट की सहमति के बिना वो जो उनके ऊपर केसेज हैं उनको विड्रॉ नहीं कर सकते, उनको क्लियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खुद के ही
देखो फरवरी 2020 में उन्होंने जो पार्टीज हैं उनको कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कुछ गाइडलाइंस दी थी कि क्या करना है कि अगर आप अपने एमपी या फिर एमएलए के चुनाव के लिए आप किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हो, उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के कुछ समय के बाद में ही आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर हैं लोकल, उसमें छपवाना पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है इसका नेचर कैसा है, अगर उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल आरोप लगे हुए हैं तो उसके बारे में भी आपको प्रिंट करवाना होगा। पार्टीज ने अपनी तरफ से चतुराई खेली और जो भी गाइडलाइंस उनको दी गई थी उन्होंने बहुत छोटे न्यूज़पेपर जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था उन न्यूज़पेपर में छपवा दिया। अब लोगों में अवेयरनेस, भाई उस न्यूज़पेपर को अगर पढ़ता एक ही बंदा है तो लोगों में अवेयरनेस कहाँ से आएगी। न्यूज़पेपर छपवाने का मेन कारण इलेक्शन कमीशन का ये था कि इससे क्या होगा कि लोकल एरिया में जो न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है उससे लोगों को अवेयरनेस होगी कि हमारा कैंडिडेट जो है उसके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस हैं। और 2020 में जो बिहार में इलेक्शन हुए उसमें ये पाया गया कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनके जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर क्रिमिनल आरोप हैं। सबसे कम बीएसपी के ऊपर ये आरोप आए और सबसे ज़्यादा जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप थे। अब आपने ही गाइडलाइंस को चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप किसी कैंडिडेट का प्रेजेंट टाइम में चयन करते हो, सिलेक्शन करते हो, तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसके अलावा आपकी जो पार्टी की जो वेबसाइट है उसमें कैप्शन के साथ में कि इस कैंडिडेट के ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस हैं, नीचे कैप्शन लिखना है और कैप्शन के साथ में उस कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी वहां पर पब्लिश करनी है। ये डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में, कि पार्टीज को डायरेक्शन दी है कि इससे जो भी कैंडिडेट है उसके जो क्रिमिनल लिंक्स है उनको आप होम पेज पे छापोगे तो आपके जो भी वोटर्स हैं उनमें अवेयरनेस आएगी, वो कैंडिडेट्स के बारे में सब पता करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको भी कुछ बताया है। उन्होंने बोला है कि आप एक ऐसा मोबाइल ऐप क्रिएट करवाओ जिसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो और जो वोटर्स हैं वो उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप एक ऐसी सेपरेट सेल क्रिएट करो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी है अगर पार्टीज उनको अपने पर अप्लाई नहीं करते तो ये जो सेल है, स्पेशल सेल जो है, वो इन सारी गाइडलाइंस को ध्यान रखेगी कि पार्टीज ने इसको अपने अंदर ऊपर अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो देखो ये जो जुडिशरी का रोल है ना, ये जो जुडिशरी का रोल है, अब इसके ऊपर अगर वर्क करता है तो वो इलेक्शन कमीशन का रोल हो गया क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स को रोकने का। तो अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी मेंस में कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स को रोकने के लिए जुडिशरी ने आज तक क्या क्या काम किया है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, इन सारे पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हो और एक बेटर आंसर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो मेंस आंसर कॉपी में। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो, दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना नया करिकुलम, मतलब उनके जो स्टूडेंट है उनके करिकुलम में उन्होंने चेंज की है। वो चाहते हैं कि स्टडी जो हो पर्सन की, जो भी बच्चा है, जो भी चिल्ड्रन है, उसकी जो स्टडी है वो एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड हो। इसीलिए वो समय समय पर कोशिश करते रहते हैं कि जो भी मेजर एंटरप्रेन्योर हमारे इंडिया में है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में उन्होंने ओयो रूम्स के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उनसे उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करवाया और जो रितेश अग्रवाल हैं उन्होंने कोशिश की बच्चों को बताने की कि किस तरीके से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और उनको आप ढूंढ सकते हो, उनको आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो अगर आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं एक बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए। इसके लिए आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना है और इसके अकॉर्डिंग एक नया सेटअप क्रिएट करना है, एक नया लोगों की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर के आना है। ताकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपका मेजर इवेंट ये हो कि लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व किया जा सके, तो उसके आधार पर जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा इससे पहले भी जो Naukri.com के फाउंडर हैं उनसे भी संजीव भिकचंदानी, उनसे भी जो ये एंटरप्रेन्योर हैं इनसे भी उन्होंने कोशिश करवाई कि जो बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाए, बच्चों को एक तरीके से वो संबोधित करें, उनको अपनी बातें बताएं कि किस तरीके से उन्होंने उनके दिमाग में ये बातें आई
एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो कैसे एग्रेसिव हुए, कैसे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप ने कैसे उनको अट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो जब हमारे करिकुलम में स्किल बेस्ड स्टडी होएगी तो बेटर रिजल्ट तो सामने आएंगे ही आएंगे। तो हर ना सिर्फ दिल्ली जो यूटी है वहाँ पर हर स्टेट में जो भी करिकुलम है स्कूल का, क्योंकि बच्चों में देखो जो 20 बचपन में बोझ दिए जाते हैं ना, उनके रिजल्ट बहुत शानदार निकल करके आते हैं। प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक्स में इंडिया ने जिस तरीके से मेडल हासिल किए, और इंडिया का पहला ओलंपिक ऐसा रहा जो बहुत शानदार तरीके से सबसे ग्रेटेस्ट इंडिया ने परफॉर्म किया है अभी ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स लेवल पर। तो अगर हम कोशिश करें कि बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को मोड़ दिया जाए तो रिजल्ट में है जो इंडेक्स में इंडिया का रिजल्ट, इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी हाई लेवल पर आ सकती है। सेम इसी तरीके से बच्चों में ही अगर एंटरप्रेन्योरशिप के सीड बो दिए जाएंगे तो वो बेटर रिजल्ट निकल करके आएंगे, बेटर जो हमारी फाउंडेशन प्रॉब्लम्स हैं उनके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट का, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल कि किस तरीके से स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए वर्क किया जा रहा है अदर स्टेट्स में, अदर यूटीज़ में। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे पीएम ने उज्ज्वला योजना का जो सेकंड फेज है उसको लॉन्च किया। उन्होंने जो हमारे यूपी स्टेट है उसका बुंदेलखंड वाला जो रीजन है महोबा, वहाँ से उन्होंने इसको लॉन्च किया और इस समय वहाँ पर महोबा में यूपी के जो सीएम है वो मौजूद थे। फर्स्ट फेज में पीएम ने, पहले तो सेकंड फेज की बात करते हैं, सेकंड फेज में उन्होंने बोला कि इस फेज में कंसंट्रेट किया जाएगा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स को कोविड पेंडेमिक के दौरान काफ़ी परेशानी हुई, उनकी जॉब चली गई और जॉब चलने की वजह से जो उनकी जेब है उसके ऊपर बर्डन क्रिएट हुआ। अब देखो, ना तो उनके पास में जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ना तो उनके पास में डाटाज होते हैं, ना तो उनके पास में आइडेंटिटी प्रूफ होता है कम्प्लीटली, क्योंकि जहाँ पर जाकर के वर्क करते हैं वहाँ के लोग तो उनको आइडेंटिटी प्रूफ मिल नहीं पाता, और वो जहाँ के हैं प्रॉपर वहाँ के आइडेंटिटी प्रूफ का यूज़ किया नहीं जाता। तो इसकी वजह से उनको मेजर प्रॉब्लम होती है। तो माइग्रेंट वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। अब फर्स्ट स्कीम में भी उज्ज्वला स्कीम के तहत जो महिलाएं उनको गैस कनेक्शन दिए गए। हमारे पीएम ये बोलते हैं कि अगर महिलाओं को आप किचन से बाहर निकालोगे तो वो हमारे नेशन बिल्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन अगर उनका पूरा दिन, पूरी लाइफ सिर्फ किचन के अराउंडेड ही घूमती रही तो उनके अंदर जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उनका कभी भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि देखो, जब वो इस इवेंट को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, इससे मुझे एक इंसिडेंट और सामने आता है कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो इसी एरिया से बिलोंग करते थे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ओके, और हॉकी के एक मेजर आइकन के रूप में थे मेजर ध्यानचंद। इसी के लिए कि इस समय ओलंपिक्स में इंडिया की टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो खेलों में सबसे उत्कृष्ट, सबसे जो बेस्ट अवार्ड दिया जाता है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिन्होंने हमारे गेम्स में इंडिया का नाम हमेशा ऊंचा किया, उनको इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो हमारा यूथ है वो काफ़ी अट्रैक्ट होगा इन चीज़ों के लिए। ये देखो, ये जो लॉ मेकर्स हैं उनके लिए वेकअप कॉल दिया है टॉप कोर्ट ने। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हमने फ्रंट पेज पर ही इसके बारे में बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी किस तरीके से वर्क कर रहा है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट न्यूज, अभी बिहार से रिलेटेड हमने एक डाटा डिस्कस किए थे 1-2 दिन पहले। उसमें माना गया था कि पिछले 3 साल से जो एससी और एसटी की कम्युनिटी है, जो स्कॉलरशिप मिलती है इस कम्युनिटी के लोगों को, बच्चों को, वो पिछले 3 साल से नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से इस कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। अब बिहार के सीएम ने बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर वर्क होना चाहिए, और ये जो भी कम्युनिटी, एससी और एसटी कम्युनिटी को जो भी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए थी वो दी जानी चाहिए, ताकि उसका वर्क किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और चिल्ड्रन की जो लाइफ है उसको अपग्रेड करने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट न्यूज, एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने ये बोला है कि जब हमने जो माइनॉरिटी स्कूल हैं, जब उनकी हमने स्टडी की तो माइनॉरिटी स्कूल में बोला जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें पढ़े,
लेकिन जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि जब हमने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, माइनॉरिटी जो स्कूल्स हैं उनकी स्टडी की, तो हमने माना कि उसमें माइनॉरिटी स्कूल्स में नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है वो ज़्यादा पढ़ रही हैं। ओके, तो इस तरीके से जैसे क्रिश्चियन जो हैं, यहाँ देखिए, जो क्रिश्चियन से रिलेटेड, क्रिश्चियन रिलीजियस से रिलेटेड जो स्कूल हैं वहाँ पर नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मदरसे जो हैं उनमें भी नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो ये मेजर इशू है। देखो, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसके ऊपर वर्क होने की आवश्यकता है कि जिसके लिए, जिसको प्रॉफिट देने के लिए जो काम किया गया है वो उसी को प्रॉफिट दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज है एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज से अभी ICMR ने एक स्टडी की और उस स्टडी में एक बात सामने आती है कि अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन एक साथ दिया जाए, मतलब एक डोज कोविशील्ड की और एक जो डोज है वो कोवैक्सीन की दी जाए, तो बेटर रिजल्ट निकल करके आएंगे। ICMR ने ये जो स्टडी की, हालांकि इसका जो प्रूफ है वो खुद ही एक गलती से बाय मिस्टेक ये डोज दी गई थी। यूपी की दुर्घटना है। यूपी में 18% ऐसे हैं जिनको पहली डोज दी गई कोविशील्ड की और दूसरी डोज दी गई वो दी गई कोवैक्सीन की। तो जब इनकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि इनमें जो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, जो भी इनकी एंटीबॉडीज डेवलपमेंट है वो हाई लेवल पर हो पाया। हालांकि इससे पहले यूरोप में भी सेम इसी तरीके का काम हो चुका है, क्योंकि जब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वहां दी जा रही थी तो ये माना गया कि वहां पर क्लोटिंग जैसी मेजर समस्या सामने आ रही थी। तो इसको रोकने के लिए उनको दूसरी वैक्सीन जब दी गई तो इस तरीके की, देखो, ट्रायल तो हो चुके हैं, लेकिन इसमें मेजर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 18% के ऊपर ये ट्रायल हुआ है। WHO पहले भी बोल चुका है कि आप मिक्सिंग जो वैक्सीन है उसके ऊपर ट्रायल कीजिए। तो देखो, 18% के ऊपर जो ट्रायल हुआ है और वो ट्रायल भी बाय मिस्टेक हुआ है, तो इसको लेकर के आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वैक्सीन की मिक्सिंग कर दो। इसके लिए आपको एक मेजर ट्रायल की आवश्यकता है, मेजर स्टडी की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन है ना, इनको बनाने का तरीका ही अलग है। दोनों की दोनों जो वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड की हम बात करें तो ये एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन है और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है। सेम इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन है, जैसे अलग अलग mRNA वैक्सीन है, इसके अलावा अलग अलग तरीके हैं। ओके, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन भी प्रेजेंट टाइम में बन रही है। तो अगर इन वैक्सीन को आपको यूज़ करना है ना, तो पहले आप उनकी कंप्लीट स्टडी कीजिए, उनका ट्रायल अच्छे से कीजिए। तो अगर एंटीबॉडीज उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से बन रही है तो आप उनका यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले कम से कम स्टडी तो हो, एक जो फॉलो है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ट्रायल को लेकर के, वो सब प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, अभी हमारे पार्लियामेंट में जो इंडिया का इनलैंड वाटरवेज है, जो इंडिया को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा वाटर के थ्रू, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। 1917 का हमारा जो ओल्ड वेसल लॉ है उसमें चेंज किया गया और उसके अकॉर्डिंग बदलाव की आवश्यकता है। देखो, पहले जो इनलैंड वाटरवेज थे, अगर एक इनलैंड वाटरवेज अलग अलग स्टेट में फैला होता है तो हर स्टेट में अलग अलग पावर होती थी, हर स्टेट की गवर्नमेंट को पावर होती थी। इससे क्या होता था कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग लॉ पास करेगा। तो इसमें ये जो नया चेंज किया गया है उसमें सबसे पहले तो यही ध्यान रखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म बनाया जाए जो इनलैंड वाटरवेज को अपने अकॉर्डिंग अपने अंडर वर्क कर सके। अगर 2016 में हमारे इंडिया में स्टडी हुई और इसमें बोला गया कि प्रेजेंट हमारे 111 इनलैंड वाटरवेज को नोटिफाइड किया गया था, लेकिन इसमें से प्रेजेंट टाइम में 13 नेशनल वाटरवेज जो है वो ऑपरेशनल है, मतलब इनका यूज किया जा रहा है शिपिंग के लिए और नेविगेशन के लिए। ओके, तो इसमें इस बिल में यही नया है, यही नई चीजें हैं। इस बिल में डिफाइन किया गया है कि मैकेनिकली जो वेसल्स हैं, शिप्स, बोट्स, सेलिंग वेसल्स, कंटेनर वेसल्स एंड फेरीज, इनको डिफाइन किया जाएगा और जो डिफाइन करने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा ये जो भी बोट्स हैं, सेलिंग वेसल्स हैं, इनको अप्रूवल दिया जाएगा स्टेट के द्वारा, लेकिन जो इनका वो बनाया जाएगा, फॉर्म बनाया जाएगा ना, वो सेंटर के द्वारा बनाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है। जो स्टेट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पावर थी उसको छीनने की कोशिश की जा रही है सेंटर के द्वारा। और देखो, सेंटर फॉर्म बनाएगा, स्टेट उनको अप्रूवल देगा, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ से होगी? अगर आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हो तो सब कुछ सेंटर को लेना चाहिए। जो स्टेट है उनको एक तरीके से आप नेग्लेक्ट करने की पहले ही कोशिश कर रहे हो, तो उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए। अगर आप सेंटर का
नाम लेकर के स्टेट को थोड़ी बहुत पावर दे करके सिर्फ ये भी कोशिश करना चाह रहे हो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हम वर्क कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो वाटरवेज हैं, रोडवेज हैं, इसके अलावा रेलवेज हैं, इन तीनों में कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि एक स्टडी होती है RITES, इस स्टडी में RITES के द्वारा स्टडी कंडक्ट करवाएगी। इसमें बोला गया कि अगर एक मतलब 24 टन अगर आप रोड के थ्रू 1 किलोमीटर लेकर के जाते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा, मतलब 1 लीटर फ्यूल खर्च होएगा अगर आप 20 टन को रोड के ऊपर कैरी करते हो। तो 95 टन को 1 किलोमीटर ले जाने के लिए रेल में 1 लीटर फ्यूल लगेगा, और अगर आप जो वाटरवे हैं उनका यूज करते हो तो 215 टन को 1 किलोमीटर ले जाने के लिए 1 लीटर फ्यूल खर्च होगा। तो कंपैरिजन कीजिए तीनों में कि जो वाटरवेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैसे की बात भी की गई है कि रेलवे में 1.36 रुपये खर्च होते हैं, हाईवेज के ऊपर 2.50 रुपये खर्च होते हैं, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनमें 1.06 रुपये खर्च होते हैं। तो देखो कितना चीप है, ट्रांसपोर्ट का साधन है और कितना चीप है। इंडिया के पास में अवेलेबिलिटी भी है, इंडिया में बहुत सारी रिवर ऐसी हैं जो इनलैंड वाटरवेज हैं। तो ये नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4 ये सारे जितने भी हैं मेजर वाटरवेज उनके बारे में बताया गया है। जो 13 वाटरवेज प्रेजेंट टाइम में ऑपरेशनल है इनके बारे में बताया गया है। ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको अच्छे से विजिट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेशनल वाटरवे 68 कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप अच्छे से व्यू करोगे इस मैप को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।